अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल भारत में तो खैर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस जो है वो बुरी तरह से फैला हुआ है और किस किस्म की सिचुएशन है वो हम तकरीबन 2-3 दिन से देख रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन खैर इंडिया वाली सूरत हाल फिर भी नहीं है शुक्र से, लेकिन इंडिया में देखकर भी बहुत अफसोस होता है और बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को जिन्हें हम टीवी पे जिनके साथ हम डिबेट्स भी करते रहते हैं उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो इस वायरस का शिकार हुए हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, बल्कि आप सबके साथ हैं जो जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं भी देख रहे हैं उनके साथ भी, कि आप सब लोग सेहतमंद रहें और जो इस वायरस के साथ एक जंग लड़ रहे हैं वो उसमें कामयाब हों और जल्द से जल्द जो है वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए। आज हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया आरजू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल अभी ताहिर मलिक साहब ने लिखा है, मैंने अभी पढ़ा है उसको बिल्कुल। और सर उसमें आपने बात की कि 2 न्यूक्लियर पावर हैं, एक के पास ऑक्सीजन नहीं है या सिलेंडर नहीं है और दूसरे के पास वैक्सीन नहीं है। क्या देख रहे हैं आपके इस जो कोरोना वायरस आया है इससे हम दोनों मुल्क कुछ सीख पाएंगे? बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे प्रोग्राम किया और मैं ये कहूँगा कि आप उन चंद एंकर्स में से हैं जो हमेशा से अमन की बात करती हैं और आप हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी जो वसाइल हैं उनका रुख इंसानों की और रियासतों की तरक्की और खुशहाली की जानिब मोड़ा जाए। तो अब ये साबित कर दिया है जो हमें 70 साल से पिछले एक नैरेटिव दिया है दोनों भारत ने और पाकिस्तान ने, वो नैरेटिव ये दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी, रियासत खतरे में, रियासत खतरे में नहीं है, अवाम खतरे में। जब अवाम जो है सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम होंगे, जब तालीम से महरूम होंगे, जब उनके अंदर मजहबी जनूनियत होगी, जब वो गुर्बत की लकीर के नीचे से रहने पे एक बड़ी आबादी मजबूर होगी, तो ऐसी रियासत ना कोई माशी ताकत कहला सकती है और ना उसका दिफा मजबूत हो सकता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से सबसे पहले तो इंडिया के जो शहरी हैं उन्हें विश करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें और ये राम भगवान इस मुश्किल से निकाले और एक वो जो खतरा है उनकी इंसानी जिंदगियों का वो टल जाए। और बहुत अच्छी बात ये हुई क्योंकि आप भी पीस की बात करते हैं और मैं भी आपके प्रोग्राम में अक्सर पीस की, कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को तशवीश है। यहाँ सोशल मीडिया में ट्रेंड, जो लोग ये नफरत उभारते हैं कि पाकिस्तान के लोग शदीद नफरत करते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक सोच बताई जाती है कि इंडिया के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। जब भी इंडिया पे कोई मुश्किल आई है तो पाकिस्तान के लोगों ने उस पर खुशी नहीं बल्कि तशवीश का इजहार की। और अब ये इस हद तक बात हो रही है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमें उन्हें देनी चाहिए। अब आते हैं इसकी जानिब कि देखिए ये है इस वक्त जो इंडिया है उसका जो डिफेंस बजट का मैं जायजा ले रहा था, ये वो फिगर्स हैं जो सिप्री स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिलीज करदा हैं और उनके मुताबिक 78 बिलियन यूएस डॉलर भारत दिफा पे खर्च करता है, डिफेंस पे, और वो 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नेशन है। यानी सबसे पहले अमेरिका है, फिर चाइना और फिर भारत है। तो एक हमारा जो खिता अगर आप साउथ एशिया देखें तो एक कसीर आबादी, यहाँ रीजनल इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ गुर्बत भी बढ़ रही है। एक ऐसे खिते में भारत जिसके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, अगर वो इंसानों की तरक्की को निगलेक्ट करके सेहत को, तालीम को, हाउसिंग को, टॉयलेट को ये बताएगा अपने शहरियों को कि ये भारत रियासत खतरे में, ये नहीं बताएगा कि असल खतरे में भारत की आवाम है, तो वहां के जो एलीट है इंडिया की और जो पॉपुलिस्ट इस वक्त रजीम है मोदी सरकार की शक्ल में, वो भी इस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं कि जिसके अंदर इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस को जस्टिफाई करके डिफेंस बजट में इजाफा किया जाए। तो भारत को बड़े अरसे तक कहा जाता रहा कि अमेरिका से खतरा है, अब तो अमेरिका के तादी हैं। और चाइना जिसको देखें, चाइना भी तारीख में इंट्रोवर्ट रहा है और इंडिया भी इंट्रोवर्ट रहा है। चाइना ने अपनी सरहदों से बाहर निकल के किसी मुल्क के खिलाफ एग्रेशन का इजहार नहीं किया। यही हाल इंडिया का भी है। तो भाई खतरा किससे है? बल्कि आपने भी आरजू ये न्यूज सुनी होगी कि चाइना ने ऑफर की है हेल्प। तो एक पूरे नए सिक्योरिटी पैराडाइम की जरूरत है
इंडिया को अगर लीड करे तो साउथ एशिया की तकदीर बदल सकती है और पाकिस्तान पे भी प्रेशर पड़ सकता है, पाकिस्तान की लीड पे, कि ये जो पैसा है ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। हमारे लिए शर्म की मकाम है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लोएस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें है, लेकिन जब आप मिलिट्री और डिफेंस एक्सपेंडिचर देखेंगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा दिफा पे खर्च करने वाली कौमों में है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब जो खबरें वहां आ रही हैं, देखें ऑक्सीजन नहीं है, वो शाइनिंग इंडिया जो हमें बताया जाता है जिसकी ट्रिलियंस डॉलर की, बिलियन डॉलर्स की डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उनकी सिनेमा इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री का जो हुजम है, वॉल्यूम है, बहुत बड़ा है। वहां दिल्ली में, मुंबई में, वहां पे आप ये देखें कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग बेयारो मददगार सड़कों पे हैं, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो ये सारा एक इंसानी अलमिये को ये जन्म दे रही है सारी सूरत-ए-हाल। लेकिन सर अगर एकदम से इतने सारे लोग बीमार हो जाएंगे किसी भी कंट्री में, चाहे वो कोई बहुत एडवांस और बहुत डेवलप कंट्री ही क्यों ना हो, तो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की कमी और ये चीज तो हो ही जाएगी कि हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, बेड्स नहीं होंगे। अगर एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की बीमार हो जाएगी अगर, तो उससे तो कोई भी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन असल चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि दोनों कंट्रीज में, हमारे यहाँ भी हाल कुछ बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हो जाता है लेकिन वो बताते ही नहीं है डर के मारे कि उनको कोरोना वायरस हुआ है। तो ये चीज जो है बिल्कुल लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा दोनों कंट्रीज को कि अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज अपने लोगों के लिए दें और ये जो एक हम हथियारों पे लगाते हैं उस पर कम करें। लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज सर ये देखने में आई कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लोगों ने ट्वीट्स की, पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लोगों ने, जो आम लोग हैं उनकी बात कर रही हैं, उन्होंने कहा कि हमें भारत की मदद करनी चाहिए। जो मदद नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते वो दुआएं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ से पॉजिटिव बहुत गया है जो कि एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। पहले तो मैं आपके इस पे कमेंट करूं कि ये आपने दुरुस्त फरमाया, कहा कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका भी हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन देखें नेशनल सिक्योरिटी स्टेट वो है कि हम डिफेंस पे कितना खर्च कर रहे हैं ग्राफ में देखें, और हेल्थ और एजुकेशन पे कितना कर रहे हैं। तो वो जो फिगर्स हैं बहुत परेशान कौन है, और जस्टिफाई ये करते हैं कि रियासत को बैरूनी खतरात ला के, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो डिफेंस के अगर कंपैरिजन आप करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन के साथ, तो वो तो अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों के हम करीब हैं कि हम इतना कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो ये बात है। दूसरी जो आपने पहलू जिसकी तरफ इशारा किया कि इस वक्त जो ये मेरे ख्याल से बड़ी जिम्मेदारी, और आप जैसे एंकर्स पे ये जिम्मेदारी लागू होती है और आप कहती भी रहती हैं कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया इस गेस्चर को वहां पोर्ट्रे करे, क्योंकि वहां नफरत बिकती है, वहां इस तरह के इमेजेस बिकते हैं। तो ये दिखाने की जरूरत है कि इन हालात में पाकिस्तान में एक तशवीश है इंडिया के लिए। और जो हमारे यहाँ बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ईदी, उनके बेटे ने ये ऑफर की है, फैसल ईदी ने, कि मैं वो इंडिया को ऑक्सीजन के लिए और जो रिलीफ का काम है इमरजेंसी वो देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान के अंदर एक जो पिक्चर पाकिस्तान की पोर्ट्रे की जाती है जो नफरत पे है, इंतकाम पे है, उससे उल्ट है। और मीडिया जो है वो उसको ये हाईलाइट करना चाहिए। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये, देखें इंडिया और पाकिस्तान को हेल्थ और एजुकेशन में और जो कॉमन चैलेंजेस हैं, जो अमन की, पीस की हमारे दरमियान बुनियाद है, ये थ्रेट्स ऐसी हैं कि दोनों को हालात के जबर में मिल के इनका सामना करना पड़ेगा। स्मोक जो है वो दिल्ली से आई लेकिन मुतासिर लाहौर भी हो रहा है। उसके लिए मेरी ये तजवीज़ है, और इंडिया और पाकिस्तान की जो इससे रेलिवेंट इदारे हैं, जो साइंटिस्ट हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन्हें मिलकर एक कॉमन टास्क फोर्स बनानी चाहिए। इसी तरह जो इस वक्त अगर इंडिया में वैक्सीन तैयार हो रही है तो वो नॉलेज और वो सारी चीज जो है कैपेसिटी पाकिस्तान से भी शेयर होनी चाहिए। और बहुत सारी इसी तरह ड्रग्स हैं उनके ऊपर ये करना चाहिए। इसी तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो यहाँ फ्लड्स आते हैं, जो अर्थक्वेक्स आते हैं, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक क्राइसिस मैनेजमेंट का एक सेल इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए, जिससे वो नेचर से
جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو نبرد آزما ہو سکے. اگر دیکھیں روس اور امریکہ کی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے, اور تو انڈیا اور پاکستان ان چیزوں میں اپنے انسانوں کو دیکھیں, اگر بھارت میں دیکھیں انسانیت کا یہ رشتہ دیکھیں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں ہیں, اور جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں, اور صدیوں ہم اس دھرتی پہ اکٹھے رہتے رہے ہیں. انسانیت کے ناطے سے نفرتوں کو ختم کر کے, مذہبی انتہا پسندی کو ختم کر کے آگے ہونا. دیکھیے اب وہاں پہ جو ابھی مذہبی رسومات ہوئی انڈیا میں, تو اس کا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مذہبی انتہا پسندی اور جہالت کتنا بڑا خطرہ ہے, کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے ان رسومات میں شرکت کی, اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. یہی حال پاکستان کا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایک کالعدم مذہبی تنظیم نے لاہور میں دھرنا دیا رکھا. تو یہ کامن چیلنجز ہے. یہ انتہا پسندی جو مذہب کے نام پہ ہے, یہ بھی شو کرتی ہے کہ 100 سال, ایک صدی گزر گئی, لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں آیا کہ جس کے اندر وہ مذہب میں روشن خیالی کو فروغ دے سکے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ شاید کمبھ میلے کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ابھی وہاں پہ کینسل کیا جا چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور میرے خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ شروع میں ہی روک دیتے اور ہونے ہی نہ دیتے. لیکن اب بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سر پاکستان میں بھی یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, اور کرونا وائرس کی میں بات کر رہی ہوں, اور کہا یہ گیا ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے کہ ہم لاک ڈاؤن پہ جا سکتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو لاک ڈاؤن پہ جانا چاہیے. ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں جو سحر اور افطار کے وقت اسٹریٹ فوڈ جو ہے لاکھوں لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں وہ, اور جو 6 بجے سے پہلے شاپنگ کا بھی رش ہے. تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ, رب, رام, رحیم, بھگوان یہ سب دیکھ رہے ہیں. ہماری عبادت جو ہے ہندوؤں کی, مسلمانوں کی, سکھوں کی, کرسچینز کی عبادت ویسے بھی ایک سمبولک چیز ہے. تو آپ کا جو جذبہ ہے وہ رام کو, رحیم کو, بھگوان کو قبول ہے, تو اس جذبے کو ہمیں برقرار رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچانا ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. صرف عبادت وہی نہیں جو مندر میں پوجا کی جائے, جو مسجد میں نماز پڑھی جائے, اور جو گردوارے میں سکھوں میں کی جائے, یہ بھی عبادت ہے کہ اپنی جان بھی بچاؤ, دوسروں کی بچاؤ. تو اس کے لیے دیکھیں بہت ساری چیزوں میں تعاون ہو سکتا ہے. جو ہندوؤں کے مذہبی رہنما ہیں اور مسلمانوں کے اور سکھوں کے, عیسائیوں کی, ان کو بھی ایک جوائنٹ اپیل کرنی چاہیے. ابھی انڈیا میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا انتقال ہوا ہے. امن کے لیے ان کی بہت خدمات تھیں, اور انڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے بھی تعزیت کی تھی. اس طرح کے ہمیں علماء چاہیے, اس طرح کے ہمیں ہندو پریچرز چاہیے, اس طرح کے ہمیں سکھ چاہیے جو پیس کی بات کریں, جو لوگوں کو مذہب میں روشن خیالی کی بات کریں, ان کی تربیت کریں, نہ کہ ان لوگوں کی باتیں کریں جو مسجدوں کو گرائیں, جو مندروں کو گرائیں, جو عیسائیوں کے چرچ پہ حملہ کریں. وہ دور گزر چکا ہے. اس پسماندگی, جو معاشی پسماندگی ہے, جو مذہبی پسماندگی ہے, اس سے انڈیا پاکستان کو باہر نکلنا ہوگا. سر آخری میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کم از کم لوگوں کو کیا آپ کو لگتا ہے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اب لوگوں کو مل جل کر رہنا ہے, اب امن کے ساتھ رہنا ہے, زندگی کا کچھ پتہ نہیں, اور اس طرح کی جو کرونا وائرس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا بیماریاں ہوتی ہیں یا وائرس ہوتے ہیں, وہ نہ مذہب دیکھتے ہیں, نہ کنٹری دیکھتے ہیں, نہ عمر دیکھتے ہیں, نہ پیسہ دیکھتے ہیں کہ امیر ہے, غریب ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, کس مذہب کا ہے, سب کو ایک طرح سے ہی افیکٹ ڈالا ہے. تو کیا اب کچھ امن آئے گا؟ آپ لوگ ایک دوسرے سے نفرت چھوڑ کے اور کچھ ایک دوسرے کا خیال کریں گے؟ اس میں میرے خیال ہے کہ بڑی اہم ذمہ داری ہے میڈیا پہ, پولیٹیشنز پہ, اور جو سوسائٹی کے رول ماڈل ہیں. دیکھیں بنگال میں جب قحط آیا 100 سال ہو گئے, تو وہاں پہ بھوک نے نگل لیا انسانوں کو, ہندو بھی مرے, سکھ بھی مرے, مسلمان بھی مرے. تو سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس قحط کا مقابلہ کیا. آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم بھوک کو, افلاس کو, بیماری کو ہندو, مسلم, سکھ مل کے ہم شکست دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا اور نفرتوں کی ان دیواروں کو گرانا ہوگا.
बिल्कुल ठीक सर। और दूसरा सर, आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब के फाउंडेशन की बात की, तो बिल्कुल वो तो इंडिया में भी बहुत मशहूर हैं, लोग इंडिया में भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जो अब्दुल सत्तार साहब थे उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के बल्कि मैंने पढ़ा भी था कहीं ट्वीट वगैरह के उन्होंने ऑफर की है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे की इसी तरीके से मदद करते रहेंगे, और एक दूसरे के लिए दुआ, खास तौर पे जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो दुआ जरूर कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये वबा जो है पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, और हम भारत को भी दोबारा से उसी तरह से हंसता बोलता देखें। बाकी तो लड़ाई झगड़े तो छोटे मोटे तो चलते ही रहेंगे, वो तो मुझे लगता है कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। वेलकम। थैंक यू।